वो कहावत तो सुनी होगी कि अच्छे के साथ मिलता है बुरा और घोड़े के साथ मिलता है गधा। नहीं सुनी? अब सुन लो क्योंकि मैंने अभी अभी बनाया। खैर, बात करी जाएगी 2024 में आने वाली अच्छी और बुरी मूवीज के बारे में। टॉप 10 लिस्ट नहीं है, मैंने 5-6 मूवीज निकाली है। एंड इस पूरी लिस्ट को बनाते टाइम आई रियलाइज कि मैंने इस साल कितनी कम इंग्लिश मूवीज देखी हैं। एनिमेटेड तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ना के बराबर। बट स्टिल जो कुछ भी मैंने देखा और उसमें से जो मुझे अच्छा लगा उसकी एक लिस्ट बना के दे रहा हूं। इसको आप मूवी रिकमेंडेशन लिस्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, मतलब क्या देखना है और क्या नहीं। तो बुरी और अच्छी में से पहले अच्छी से शुरू करेंगे, क्योंकि मीठा हमेशा खाने के बाद ही खाया जाता है ना। और हाँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वो मूवीज है जो मैंने देखी है। अब इसमें से बहुत सारी हैं जो इस लिस्ट में नहीं होंगी और आपको पसंद आई, तो मोस्ट प्रोबेबली काफी हाई चांसेस है कि वो मैंने नहीं देखी। और मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं, इसके लिए आप मुझे लेटर बॉक्स पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन स्टिल नंबर 6, सिविल वॉर। टोबी मैगवायर की मैरी जेन वॉटसन, क्रिस्टिन डर्स्ट और केली स्पेनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस लिटर्ड। ये मूवी एक ऐसी दुनिया की कहानी बताती है जहां पर दूसरे देश तो छोड़ दो, यूएस के आपस में ही सिविल वॉर हो चुका है। मतलब जो उनके इंटरनल स्टेट्स हैं उन्हीं के बीच में एक जंग छिड़ गई है और इस वजह से सिचुएशन बहुत खतरनाक हो चुकी है। और ऐसे में आप दिखाने को बहुत कुछ दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने चूज किया रिपोर्टर्स या फिर जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से कहानी को दिखाना, which actually makes things pretty interesting। क्योंकि ये कैरेक्टर सिंपल नहीं है, हर किसी की कहानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और ये मूवी ये भी बताती है कि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए लोगों को क्या चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और कई बार इंसान इंसानियत ही खो देता है। नंबर 5, एलियन रोमुलस। अब इस मूवी को जब मैं देखने गया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी और काफी लंबे टाइम तक ये मूवी अपना पूरा वो टेंशन बना के रखती है और आपको पकड़ के भी रखती है until it stops। मतलब मूवी स्टार्ट होती है, बहुत ही बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, कलर, लाइटिंग, हर चीज का गजब का इस्तेमाल किया हुआ है। और वो जो एलियन वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग एक स्पेसशिप में फंसे हुए हैं और एलियन उनको परेशान कर रहा है, वो चीज बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है अपने आप में। लेकिन मूवी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो एलियन वाली चीज काफी डाइल्यूटेड फील होने लगती है, बिकॉज उसे इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। मतलब आप मूवी में एलियन देखने जाते हो, लेकिन लेस इज मोर को इतना लेस कर दिया कि वो एलियन जैसे फील ही नहीं होती पिक्चर। नंबर 4, ट्रांसफॉर्मर्स 1। अब टू बी ऑनेस्ट, इस वाली पोजीशन के लिए मैं काफी मैंने अपने दिमाग में ही खूब लड़ाई करी अपने आप से ही, बट देन आई रियलाइज कि चलो ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स को सिर्फ यहां पर इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि ये लाइव एक्शन मूवी नहीं है, और लाइव एक्शन में जो भी पाप करे थे ये मूवी उसे बहुत ही अच्छी तरह से धो देती है। मैं हमेशा से बोलता आ रहा था कि ट्रांसफॉर्मर्स की जो गोल्ड माइन है वो उनके साइबरट्रॉन में ही बसी हुई है। उनका सिविल वॉर अगर हमको एक बार दिखा दिया जाएगा बड़े पर्दे पे, तो एवरीवन इज गोइंग टू लव इट। और ये मूवी उसी चीज को ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन के पर्सपेक्टिव से दिखाती है कि वो दोनों कैसे क्या थे, और फिर जो चीजें हम लोगों ने लाइव एक्शन में देखी है वो हुई तो कैसे और क्यों। गजब के विजुअल्स, परफेक्ट वॉइस एक्टिंग, एक्शन सीक्वेंस, सब चीजें इस मूवी में बहुत बढ़िया थी। लेकिन बस इसको नंबर 3 पे इसीलिए नहीं रख पाया क्योंकि नंबर 3 पे आने वाली थी फ्यूरियोसा। तो फ्यूरियोसा मेरे ख्याल से 2024 की इकलौती ऐसी मूवी होगी जिसको मैंने आईमैक्स में देखा है, बिकॉज यहाँ पे तो एक भी नहीं, मेरे पूरे स्टेट में एक भी नहीं। खैर, बिचिंग विचिंग तो लगी रहती है, लेकिन मूवी काफी तगड़ी थी। अना टेलर जॉय और जॉर्ज मिलर ने जिस तरह से इस मूवी को बनाया वो तो देखने लायक था ही, लेकिन जो सरप्राइज पैकेज निकल के आया वो था क्रिस हेम्सवर्थ का डेमेंटस। बंदे ने इस पिक्चर को करके थॉर लव एंड थंडर पे जो दस्तखत करे थे उन तक को मिटा दिया। ये परफॉर्मेंस मेरे को पसंद आया, जिस तरह से जॉर्ज मिलर ने पूरा अपना वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है। इन अ वे उन्होंने मैड मैक्स को रिबूट भी कर दिया, उसके बाद हमको एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के जरिए ऐसा वर्ल्ड दिखाने की कोशिश करी है जो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट स्टिल वो पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की ब्रूटैलिटी, उनकी कार्स, वो पूरा यूनिवर्स किस तरह से ऑपरेट करता है, ये सारी वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, सब चीजें, जो वो पूरे रिवेंज वाला प्लॉट है, ये सब चीजें मिलाकर जिस तरह से एक कोहेसिव मूवी बनाती है, आई लव्ड इट। नंबर 2, वाइल्ड रोबोट। आई विल एडमिट, मैंने इस साल बहुत ज्यादा एनिमेटेड मूवीज नहीं, इनफैक्ट मैंने सिर्फ यही एनिमेटेड मूवी देखी और दूसरी देखी भी नहीं। अगर ट्रांसफॉर्मर्स 1 को काउंट नहीं कर रहे तो क्या उसको क्यों नहीं कर, वो भी तो दो एनिमेटेड मूवीज देखी एंड दोनों इस लिस्ट में। तो ये एक कंप्लीटली सरप्राइज पैकेज था। मुझे पता था कि मूवी अच्छी होने वाली है, लेकिन इतनी अच्छी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट ऑल। मूवी के विजुअल से लेकर एक एक कैरेक्टर, उनके बीच की केमिस्ट्री, कनेक्शंस, एवरीथिंग फील्स सो स्पेशल। और जब मूवी आपको इमोशनल नोट पे ले जाना शुरू करती है तो इट जस्ट डजंट स्टॉप। आपको समझ में ही नहीं आता कि ये कब रुकेगा। मैं इतना इमोशनल तो हूं भी नहीं, और मैंने इस मूवी के लिए भी काफी डिबेट करा कि इसको 3rd पे रखूं या 2nd पे, बट देन आई थॉट कि नहीं, जिस तरह से ये मूवी आपको अपने कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कराती है, आई डोंट थिंक ये फ्यूरियोसा करा पाती है। ऑल्दो दैट इज अ वेरी गुड मूवी इन इटसेल्फ, बट नहीं। नंबर 1, मेगालोपोलिस।
मुझे पता है गाली गाली बकने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तो मजाक कर लिया। रोस्ट वर्स के अलावा कभी भी कर सकता हूँ ना, मतलब ऐसा है। तो नंबर 1 ट्यून 2। मुझे पता है इस वाली चॉइस से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं और करेंगे भी, बट मुझे ऐसा लगता है जब आपका फर्स्ट पार्ट अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है तो नो डाउट कि सीक्वल से ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन सेट हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना, मोर ओवर उनको सरपास भी कर देना अपने आप में एक अचीवमेंट है। देयर इज अ रीजन लोग कहते हैं कि सीक्वल्स कभी भी उतने अच्छे नहीं बन पाते, बट ड्यून 2 उस कैटेगरी में शामिल हो चुकी है जो इस कहावत को गलत साबित करती है। डेनी विल्नव के डायरेक्शन के साथ साथ ग्रेग फ्रेजर की सिनेमेटोग्राफी, वो कलर्स और वो सारी चीजें ऐसा ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट करती हैं जिसमें पता है आपको कि जाते ही आपकी मृत्यु तय है, लेकिन फिर भी आप जाना चाहोगे, बिकॉज वो पूरा डिस्टोपिया इस तरह से क्रिएट किया गया है कि अपने आप में फैसिनेटिंग और बहुत गॉर्जियस लगता है। वो होता है ना कि मैं इस चीज को छूंगा या इस चीज को खाऊंगा तो मुझे पता है कि दस्त तो लगने तय हैं, लेकिन फिर भी खा लेते हैं क्योंकि स्वादिष्ट इतनी है। खैर, इसी के साथ आते हैं हमारी निंदा रस वाली लिस्ट पे, जो मुझे पता है कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट भले ही कर सकती है, लेकिन मजा भरपूर देके जाएगी, क्योंकि नंबर 6 पे आती है द क्रो। अब अगर आप लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते तो ना ही जानो अच्छा है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, ये बेसिकली ब्रेंडन ली, जो कि ब्रूस ली के बेटे थे, उन्हीं की कल्ट क्लासिक मूवीज का रीमेक है। और क्योंकि एक कल्ट क्लासिक है और इसकी कल्ट फॉलोइंग भी है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस रीमेक से कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को। बट जब इसका पहला ट्रेलर रिलीज हुआ, अब जाकर खुद डिसलाइक्स देख सकते हो। ऑल्दो दे ट्राइड टू डू एवरीथिंग दैट दे कुड, उन्होंने क्रो के रोल में बिल स्कार्सगार्ड को लिया एंड एक्शन सीक्वेंसेस भी अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं मूवी अपने आप में ही खो जाती है। मूवी की अगर एक एक्शन सीक्वेंस को हटा दिया जाए तो इतना बड़ा ड्रैग फेस्ट फील होता है कि मैं बता नहीं सकता। बट स्टिल वॉचेबल, मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल भी वॉचेबल नहीं, गलती से भी मत देख लेना। नंबर 5 पे आती है रेबेल मून के दोनों पार्ट्स। बेसिकली इस पूरी चीज को अलग अलग जज इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों मूवीज अपने आप में स्टोरी को कंप्लीट करती है। एंड ऑल्दो मैं ये बोलूंगा कि मूवी के विजुअल्स बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग थे, लेकिन मूवी में उसके अलावा कुछ है नहीं। मूवी के कैरेक्टर्स इतने ज्यादा ब्लैंड एंड पैथेटिक से फील होते हैं जैसे कि बस टाइम पास के लिए उनको क्रिएट कर दिया गया। जीरो कनेक्शन फील होता है उनसे। मूवी के बहुत सारी चीजों को अगर ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो आपको प्लॉट होल्स फील होने लगते हैं। एंड ऑल्दो रेबेल मून वाज अ वर्ल्ड आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग जैक स्नाइडर ने बहुत अच्छी तरह से करी थी। लेकिन अगर आप अच्छे पहले पार्ट दूसरे पार्ट ही अच्छे नहीं बनाओगे तो फिर वो कहाँ से हो पाएगा। ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स 2 चीज़ों के बाद तो कैंसिल कर ही देती है, तो कर दिया उन्होंने आगे का भी। नंबर 4, आई कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट ये लिस्ट इतनी खतरनाक है कि इसमें नंबर 4 पे आ रही है मैडम वेब। मुझे बताने इसके ऊपर हम लोग कितनी बात कर चुके हैं। कास्ट टॉप नॉच, एकदम बेहतरीन तरीके की कास्ट ली आपने, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं। Nothing else was there. मूवी की कहानी पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी पे जाने की बजाय पॉइंट एक्स पे पहुंच जाती है और फिर कब जेड पे पहुंचते हैं आपको पता भी नहीं लगता। और मूवी खत्म होने के बाद बस आप यही सवाल पूछते रहते हो कि आखिरकार मैंने इस पिक्चर को देखा क्यों। मूवी का प्लॉट इतना भयानक तरीके से हेवायर है कि एक विलन जो कि फ्यूचर देख सकता है उसको हराया जा रहा है फ्यूचर देखकर ही, क्योंकि वो अपना यही फ्यूचर नहीं देख पा रहा कि उसको फटाकों से मार दिया जाएगा। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज What happens in the movie? मैडम वेब बनने से पहले कसांड्रा वेब फ्यूचर तो देख सकती है, लेकिन वो इसी फ्यूचर को देखते देखते लड़कियों को जंगल में छोड़ के जाती है और 2 घंटे में अंधेरा हो जाता है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। तो नंबर 3 पे आती है जोकर 2। आई विल एडमिट, इस मूवी को देखने से पहले तक मैंने कभी ये चीज एंटिसिपेट भी नहीं करी थी कि मैं जोकर 2 को बेस्ट नहीं इस साल की वर्स्ट लिस्ट में डालूंगा। ऑल्दो मुझे समझ में आ रहा था कि ये लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैश ग्रैब बनाने की कोशिश करी गई थी, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि कैश ग्रैब्स भी बढ़िया बनते हैं सिंस टॉड फिलिप्स ने पहली वाली अच्छी बनाई थी। लेकिन इस वाली में उन्होंने म्यूजिकल बनाने की सोची एंड मेरे को लगता है उनको भी नहीं पता होगा कि क्या बना बैठे वो। लेडी गागा की हार्ले क्विन हॉकिन फिनिक्स के जोकर के साथ पता नहीं कौन सा इश्किया लड़ाती रहती है। दोनों के मन में गाने चल रहे हैं, कोर्ट में गाने चल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिव्यू में अच्छे से बात कर चुके हैं हम लोग। दिस वॉज अ पथेटिक डिसअपॉइंटमेंट एंड पता नहीं कौन सा फेलियर था ये, कौन से लेवल का फेलियर था ये। आई एम ग्लैड कि समहाउ इस यूनिवर्स को बंद कर दिया गया। ऑल्दो टॉड फिलिप्स ने कोशिश तो करी आखिरी में एक नया जोकर बना के, लेकिन थैंक यू सो मच कि इसको ताला मार के और बिल्कुल पेटी में पैक करके समुद्र के अंदर डाल के चाबी खा के हग दो। और हगने से मुझे याद आया नंबर 2 मेगालोपोलिस। नहीं, इस बार मजाक नहीं है, ये सच में है। फ्रांसिस फोर्ड कपोला की ये मूवी एक्चुअली जब दिखाई गई थी अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि इसको इतनी देर का स्टैंडिंग ओवेशन, उतनी देर का स्टैंडिंग ओवेशन।
और मैंने सोचा कि भाई देखे तो सही है क्या मूवी में, बट व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग इट, मैं एक बार में तो इसको खत्म भी नहीं कर पाया। मूवी लंबी नहीं है लेकिन आपको लंबी फील होती है। मूवी में समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। आर्ट के नाम पे भसंड कर दिया है। एडम ड्राइवर का कैरेक्टर एक आर्किटेक्ट है लेकिन वो पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहा है और क्या बना बैठता है। वो सब छोड़ो, मेरे को बस कोई ये बता दो कि कपोला भाई साहब आपने ऐसी कौन सी घुट्टी घोल के पिला दी थी कि लॉरेंस फिशबर्न, जियानकार्लो डेस्पासितो और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इस मूवी में बस ऐसे ही काम कर रहे हैं। खैर इन सब चीजों को साइड में रख के थोड़ी पॉजिटिविटी लाते हैं। नंबर 1, हेलबॉय द क्रिकेट मैन। अब देखो, मेरे को पता था कि मैं क्या देख रहा हूं, ठीक है, मुझे पता था क्योंकि इसके जब रिलीज भी नहीं हुई थी ना पिक्चर, तभी से रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि पिक्चर के साथ क्या अन्याय घटना शुरू हो चुका है। इसको एक ऐसे स्टूडियो ने रिलीज किया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है एंड इट शोज। स्पाइडरमैन लोटस, कुछ टाइम पहले एक फैन मेड स्पाइडरमैन मूवी आई थी, इट वाज सो बैड, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आप बस दीवार पे सिर मार लो। ये मूवी भी उसी सेम लेवल की है, बस थिएटर में लग गई। नहीं, मैं आई एम नॉट जोकिंग। जो मेन एक्टर को हेलबॉय का सूट पहनाया गया है, जो बॉडी सूट पहनाया गया है, वो दिखता है कि बॉडी सूट है। इसके जितने भी इफेक्ट्स है वो बहुत ही बेकार, ऑल्दो मैं मानता हूं कि बहुत कम बजट में बनी हुई पिक्चर है एंड इट शोज। अगर एक सीन चल रहा है और वहां से कैरेक्टर्स को दूसरी जगह पे जाना है तो वो चलते हुए भी नहीं दिखाएंगे, उनको सीधे कट मारेंगे, ब्लैक दिखाएंगे, डिप टू ब्लैक, और फिर वो कैरेक्टर्स वहां पहुंच चुके हैं अगले सीन में। मूवी की स्टोरी नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब होगी तो सही उन लोगों के लिए, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आई। उन्होंने समझाने की भी घंटा कोशिश नहीं करी। दे वर लाइक भाई तू हेलबॉय देखना है, हेलबॉय देखना, कहानी का क्या अचार डालेगा? अचार भी मैं डाल लेता अगर तुम दिखा तो देते एक बार। मूवी के इतने प्लॉट पॉइंट है जिनका कोई सेंस नहीं बनता, मूवी के कई कैरेक्टर्स का कोई सेंस नहीं बनता। मूवी में हेलबॉय अपने साथ एक लड़की को टांग के घूम रहा है, उसका तो कोई लॉजिक, उसका कोई काम नहीं है पिक्चर में। उसको आखिरी में सुरंग में डाल के पता नहीं क्यों फंसा देते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा हीरोइक एक्ट करने। एक फादर है मूवी में, उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उस लड़की से। खैर बहुत हो गया, मेरा बीपी बढ़ रहा है और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये सारी पिक्चरें मेरे लिए एक डरावने सपने की तरह थी और इस वीडियो में उनको रिलिव करना, तो वही डरावना सपना फिर से देखना हो रहा है। मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहते हो कि अगर आप मेरी तरह डरावने सपने ना देखो या फिर देख भी रहे हो तो उनसे बाहर निकलो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।